दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। काफ़ी दिनों के बाद एक बार फिर आप लोगों से सीधे लाइव जुड़ा हूं और आज के विषय पर हम बात करेंगे और उस विषय को भी हम आपके सामने रखेंगे कि किन विषय को लेकर के हम आपसे संवाद करना चाहते हैं, आपसे बातचीत करना चाहते हैं। और ये हम 10 बजे से पहले यानी समय से पहले ही आप लोगों के बीच आ गए हैं। दोस्तों, मैं जानता हूं आप हमें बहुत प्यार करते हो और बहुत चाहते हो। आपकी चाहत और आपका प्यार ही है जो हमें आपके बीच लाता है और अपनी बातें आप तक पहुंचाने के लिए प्रेरित करता है। दोस्तों, आज एक बहुत गंभीर मसला था जिसको आपसे शेयर करना जरूरी था और यह मसला भी राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय है। जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय अंतर्राष्ट्रीय मसला क्या है, आप सभी को मैं बारीकी से, मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरे बंधु, बड़ी बारीकी से देख रहा हूं। नंदू शेन और वारिश आलम इधर जुड़े हुए हैं और बाल रतन, मेरे बहुत से भाई बड़ी तेजी से जुड़ रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है, विनती है, जैसा कि आप जानते हैं मैं मनमोहन मिश्रा आप लोगों के बीच लाइव हूं इस समय और आपसे प्रार्थना करता हूं कि मेरी बातों को लोगों तक पहुंचाएं। बातें आप जानते हैं हम बड़ी गंभीर बातें करते हैं और आप ये भी जानते हैं कि जो बातें न्यूज में नहीं आती या न्यूज वाले नहीं कह पाते या फिर न्यूज वाले प्रतिबंधित होते हैं, वो कहने के लिए उनमें हिम्मत नहीं होती, वो बातें हम आप तक पहुंचाते हैं। आज भी ऐसी ही कुछ बातें हैं जिनको आपसे हम शेयर करेंगे। पहले आप इसे अपनी टाइमलाइन पे शेयर कर लें मेरे दोस्तों, और फिर उसके बाद आप इसे देखते रहें जिससे कि आपकी टाइमलाइन से दूसरे लोग जो जुड़ेंगे वो अपनी टाइमलाइन पे शेयर करते रहें और बात एक से दूसरे, दूसरे से तीसरे लोगों तक आगे बढ़ती रहे। मेरे भाइयों, उस गंभीर मसले पर, उस गंभीर विषय पर हम आते हैं आपको लेकर के, और आप जो सवाल करोगे, आप जो मुझसे कहोगे, पूछोगे, उसका भी मैं जवाब देता जाऊंगा क्योंकि मॉनिटर मेरे सामने है और मैं आपको देख रहा हूं। आप बड़ी तेजी से जुड़ भी रहे हैं और कुछ न कुछ लिख भी रहे हैं। तो आप अपने सवाल भी लिख सकते हैं, आप अपनी शंकाएं भी लिख सकते हैं। आप जो भी सवाल पूछेंगे मैं उसे इसमें शामिल करूंगा और आपसे संवाद करूंगा। दोस्तों, आज बात जो मैंने टाइमलाइन पे डाला है वो है यूक्रेन की। यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, लेकिन सबसे बड़ी बात जो है, जिस बात को मैं आपके सामने रखूंगा, जो टीवी मीडिया और दूसरे माध्यम से आपको नहीं पता चलेगा, इस बारे में नहीं बात करेंगे, वो बात मैं आपको बताऊंगा। और वो ये है कि यूक्रेन आज जिस राह पे चल रहा है या यूक्रेन पे जो युद्ध थोपा गया है या यूक्रेन मजबूरन अपनी आत्मरक्षा में युद्ध में उतरा हुआ है, रशिया उस पे हमला किया हुआ है, रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध चल रहा है, ये बातें आप मीडिया में देखते होंगे लगातार। लेकिन दोस्तों, आपको मैं वो बात बताऊंगा जिसे सुन करके आप शॉक रह जाएंगे, वो मैं बताऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ बातें, यूक्रेन की बातें करते रहेंगे
कंटिन्यू रखेंगे, लेकिन कुछ बातें आपसे और शेयर करनी थी, उसे मैं शेयर कर लेता हूं। दोस्तों, यूक्रेन में फंसे अपने भारतीय छात्रों के प्रति, यूक्रेन में फंसे अपने भारतीय छात्रों के प्रति हमारी सरकार कितनी संवेदनशील है, इसको आप देख रहे होंगे मीडिया के जरिए। युद्ध चल रहा है, क्यों चल रहा है और इससे भारत का रिश्ता क्या है, इसके भारत पर क्या असर पड़ेगा, यह मैं आपको अभी कंटिन्यू बताऊंगा। लेकिन युद्ध के बीच वहां हमारे भारतीय 18 से 20 हजार छात्र जो फंसे हुए हैं, उनके प्रति हमारे भारत की ओपिनियंस क्या है, भारत नहीं, भारतीय जनता पार्टी की, यानी मोदी जनता पार्टी की, यानी हमारे सरकार की ओपिनियन क्या है, सोच क्या है, और वो क्या बोल रहे हैं और वो क्या कर रहे हैं, उस पर थोड़ी सी बात। थोड़ी देर पहले मैंने एक सोशल मीडिया में ही देखा, प्रहलाद जोशी, शायद वो भारतीय जनता पार्टी के हैं, उन्होंने कहा कि यूक्रेन या दूसरे देशों में वही छात्र पढ़ने जाते हैं जो अयोग्य होते हैं, यानी जो नीट पास नहीं कर पाते, या जो अयोग्य, उनके कहने का अर्थ यह है कि जो अयोग्य होते हैं। शायद ही इतनी संवेदनहीन बातें कोई कर पाए। अगर वो भारतीय जनता पार्टी का आदमी नहीं है, यानी भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा हुआ नहीं है, तो शायद ही वो इतनी संवेदनहीन बात नहीं कर पाएगा। कोई और नहीं कर पाएगा, कोई नहीं कर रहा है देश में, कोई पार्टी नहीं कर रही। सब आए तो बम मचाए हुए हैं, सभी यही चाहते हैं कि हमारे छात्र वापस आ जाएं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वो छात्र हैं जो अयोग्य हैं। मैं इस बात का खंडन करता हूं, दुखी हूं, या मैं ये कह सकता हूं कि ये बहुत गलत बात है इस तरह की बातें करना। एक और मंत्री हैं जो शायद बिहार वगैरह से आते हैं, आप जानते हैं, वो कहते हैं कि मोदी हैं तो ही मुमकिन है, जो लोग वापस आ रहे हैं अगर मोदी नहीं होते तो आते भी नहीं। और एक 100-200 छात्रों को ला करके 200-250 एक दो फ्लाइट्स, जो भी छात्र आ रहे हैं उनके लिए, उनका मतलब उनके लिए क्या कह सकते हैं कि वो सौभाग्यशाली हैं जो बच के आ रहे हैं। लेकिन हमारा दर्द तो वो है जो 18 से 20 हजार छात्र वहां फंसे हुए हैं। आपका भी तकलीफ, आपका भी दर्द, इस देश का दर्द, उस मां बाप का दर्द तो ये है कि उनके बच्चे वहां फंसे हुए हैं। लेकिन कुछ छात्रों को ला करके उसका क्या कहते हैं, मतलब उसका भी प्रचार किया जा रहा है, उसका भी चुनाव में उपयोग किया जा रहा है। एक और मैंने सीन देखा जिसमें हमारे उड्डयन मंत्री शायद सिंधिया हैं, वो फ्लाइट में गुजरते हैं, सबका जाते हैं, सबका स्वागत करते हैं वगैरह वगैरह, और उसे ट्वीट करते हैं, बहादुरी की तरफ दिखाते हैं। वैसे इस पार्टी से मैं बहुत ज्यादा उम्मीद नहीं करता, और यह खेल इनका बहुत पुराना है, यह कोई नया खेल नहीं है। 44 अपने ही सैनिकों को मारकर पुलवामा में, एक शायद नाम अभिमन्यु रहा होगा, एक अभिमन्यु को बचा करके विश्व विजय जैसा आडंबर खड़ा किया गया छद्म राष्ट्रवाद का, और उसके बल पर 2019 में चुनाव जीता गया इसी पार्टी के द्वारा। तो जो इतना नीचे तक जा सकती है, वो ये तो बहुत छोटी बात है, वो तो करेंगे ही। अब उन्हें
जो 200, 250, 300 सौभाग्यशाली छात्र हैं जो आ रहे हैं, उनको क्या कहते हैं उसको, मैनेजमेंट करना या मतलब इवेंट बनाना, उनको इवेंट बनाने की जगह है भारतीय जनता पार्टी को, जो वहां आज जीवन और मृत्यु के बीच जूझ रहे हैं छात्र, उनके बारे में सोचना चाहिए। लेकिन वो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, वो उनको तो इवेंट बनाना है। अगर एक छात्र भी वापस आ गया होता, एक अभिमन्यु 44 सैनिकों की बलि चढ़ा करके एक अभिमन्यु को वापस ला करके विश्व विजय का पताका गाड़ करके 2019 में आपको बरगलाकर आपसे वोट लेकर के यही नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री आपके द्वारा ही बन गए, और आपने वोट दिया भी, आपने उनकी बात मानी भी। आज भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। लेकिन आपको दर्द, आपकी चिंता यह होनी चाहिए कि हमारे वहां 18 से 20 हजार जवान जीवन और मृत्यु के बीच कब क्या हो जाए पता नहीं, बंकरों में किस अवस्था में रह रहे हैं आप देख रहे हैं। बॉर्डरों तक पहुंचने के लिए 100-100, 150 किलोमीटर पैदल चल रहे हैं, आप देख रहे हैं। आपको यह पता है कि वो बच्चे किस संघर्ष में और कैसी दशा में रह रहे हैं। वो मीडिया, सोशल मीडिया या उन बच्चों के द्वारा भेजे गए वीडियोस के जरिए आप देख रहे हैं। लेकिन शायद उसे आप इग्नोर कर जाएं मेरे दोस्त। आप तो भारतीय जनता, मोदी जनता पार्टी द्वारा जो इवेंट आपके सामने पेश किया जाएगा, कुछ छात्रों को बचा करके जो आ रहे हैं उनका इवेंट बना करके आप उसमें ही रह जाएंगे। मेरी प्रार्थना है आपसे कि आप अपने एक एक छात्रों को आने तक इसे सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया तो उठाएगी नहीं। मीडिया तो जो अरे छोड़िए यार, 250, 300, 500 छात्र आ गए, जो भी है, एक छात्र अगर लाते ना नरेंद्र मोदी, तो उसके लिए भी इतना बड़ा इवेंट क्रिएट करते कि 18,000, 20,000 हमारे छात्र अगर वहां से ना आ पाए तो भी एक छात्र के आने पर यह इवेंट करके और आपको चुनाव में पेश करके आपसे वोट मांगने जाते और आप उस पर वोट भी दे देते। थोड़ा सावधान रखिए मेरे दोस्तों, इनके कैरेक्टर को समझिए। मोदी जी रैली अभी भी कंटिन्यू रैली कर रहे हैं, करना चाहिए, ठीक है। चुनाव जीतना उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। चुनाव जीतना सबसे ज्यादा महत्व है। ये छात्रों को बचाना या देश को बचाना या देश के बारे में सोचना, ये उनके लिए सेकेंडरी है। लेकिन रैली में कहते हैं पब्लिक से कि आप मेरा एक काम करोगे। पब्लिक बोलती है हाँ करेंगे, बोलिए। आप घर घर जाकर के मेरा प्रणाम कहना। नरेंद्र मोदी जी, लोग घर घर जाकर आपका प्रणाम कह देंगे। आप उन घरों में 18,000 छात्रों के घरों में, 20,000 छात्रों के घरों में जाइए और उनको आप प्रणाम कह करके आइए। थोड़ा सा जाइए और आपको पता होगा सोशल मीडिया के जरिए, मीडिया से तो उम्मीद नहीं है कि हमारा एक छात्र मारा भी जा चुका है, जिसका नाम नवीन है, नवीन शेखर है, और वो कर्नाटका का है। खैर, ये तो नरेंद्र मोदी के लिए, मोदी जनता पार्टी के लिए, मोदी के नेताओं के लिए ये तो छात्र ही नहीं है, ये तो अयोग्य छात्र हैं। तो रहने दीजिए, मरने दीजिए। क्यों ड्रामा कर रहे हैं? क्यों उन्हें लाने का ड्रामा कर रहे हैं? मत कीजिए, छोड़ दीजिए। यह तो वस्तु स्थिति है मेरे दोस्त, जो आज
उन छात्रों पर गुजर रही है। और आप कल्पना करके देखिए कि आपका कोई भाई, आपका कोई बेटा, आपका कोई बेटी अगर वहां होती तो आपके दिल पर इस समय क्या गुजर रही होती। मेरे दोस्तों, बीच में एक सवाल मैं आपसे करूंगा कि अगर मेरा वॉइस या कोई डिस्टरबेंस हो, ऑडियो में कोई प्रॉब्लम हो, वीडियो में कोई प्रॉब्लम हो, तो मुझे बताइएगा। तो जरा सा सोच कर देखिए कि आपके अपने अगर वहां होते तो आपके दिल पर क्या गुजरती। लेकिन क्या करें इस भारत का मेरे दोस्त, इस भारत ने अपने ही माताओं, बहनों, बेटों, बेटियों को लाइन में लगा करके, खड़े करवा करके नरेंद्र मोदी ने मार डाला। नोट लॉन्चिंग, 2000 की नोट लॉन्चिंग और 5 लाख करोड़ का घोटाला करने के लिए, लेकिन बाद में सब भूल गए। कोई याद नहीं करता, किसी को याद नहीं है, कोई सवाल भी नहीं किया। मेरे दोस्त, जो तबाही जीएसटी से या दूसरे और माध्यमों से हुई, अगर उसे छोड़ दिया जाए तो इस महामारी में भी जो डेटा निकल के आया है, जैसे गुजरात से ही, मैं गुजरात का ही डेटा बोलता हूं कि जो डेटा जो पहले बताया गया कि कितने लोग मरे और जो बाद में क्लेम्स हुआ गुजरात में, वो 10 टाइम्स मोर था। मतलब अगर 1000 आदमी को बताया गया कि कोरोना में मारे गए, तो वहां 10,000 आदमियों ने क्लेम किया है कि हमारे लोग कोरोना से मरे हैं। इसे आप क्या समझते हैं? इसे आप क्या कहेंगे? मेरे दोस्त, क्या अंतरराष्ट्रीय, राष्ट्रीय और कुछ माध्यमों से या कुछ न्यूज़पेपरों से या कुछ सर्वे से या कुछ जो निकल कर आ रहा था कि जो सरकारी आंकड़ा है उससे 10 गुना लोग मरे हैं, यानी जो 5 लाख लोग मरे हैं कोरोना में, वो 50 लाख लोग मरे हैं, ऐसा आंकड़ा जो आ रहा था, कहीं वो सही तो नहीं? खैर वो तो छोड़िए, लेकिन लोग भूल गए हैं, किसी को याद नहीं है। मेरे दोस्त, लोग लॉकडाउन में जहां थे वहां से निकलकर जब भूखे मरने लगे, जब उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं रह गया, तो मजबूरन वो लॉकडाउन को तोड़ते हुए बाहर निकलकर अपने घरों की ओर जब चले, तो सड़कों पर उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया था। आपने भी देखा था, रेलवे लाइन पे मरे थे, ट्रकों से एक्सीडेंट में मरे थे, रोड पे मरे थे, न जाने कैसे भूखे मरे थे, प्यास से मरे थे, न जाने कैसे कैसे घरों के पास पहुंचते पहुंचते हजारों हजार किलोमीटर पैदल चलते चलते लोग मरे थे। दोस्तों, जब दूसरी लहर आई, गंगा में लाशें तैरती हुई मिली, आंखों से आंसू निकल रहे थे, दिल दर्द से तड़प रहा था, देखा नहीं जा रहा था, सोशल मीडिया की उन क्लिपों को नहीं देख पा रहे थे, इग्नोर कर रहे थे, नहीं देख सकते थे, या देखने के बाद हृदय फट जाता था। ऐसी स्थितियां, ऐसे ही लाशें फेंकी हुई हैं, ऐसे ही लोग सड़कों पर बिना ऑक्सीजन के मर रहे हैं, ऐसे ही लोग बिना हॉस्पिटल के, बिना दवाओं के, बिना इक्विपमेंट के मर रहे हैं। ऐसे ही लोगों के ऊपर प्रयोग किया गया। आपको याद होगा, मॉक ड्रिलिंग की गई कि अगर ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या मर सकते हैं लोग, और उसमें 20, 22 या 18 कुछ लोग मरे। कोई इंक्वायरी नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ। लोगों की किडनियां निकाल ली गई, लोगों के वो भी सामने आए, उन पर भी कोई इंक्वायरी नहीं हुई, उन पर भी कुछ नहीं हुआ। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूं मेरे दोस्त कि लोग भूल गए हैं। मेरे दोस्त, मैं अपनों ऐसे बहुत से लोगों को जानता हूं जिनके घरों में मौतें हुई हैं, और वो भारतीय जनता पार्टी का झंडा लेकर के मोदी मोदी के नारे लगा रहे हैं।
तो मैं समझता हूं हमारे जैसे जिनके पास दिल है पत्थर नहीं, उन्हें तो दर्द होता होगा कि हमारे छात्र वहां इस हालात में फंसे हुए हैं। तकलीफ होती है, दर्द होता है, हमारे जैसे लोगों को दर्द होता होगा। लेकिन आप ये समझिए, जब ये समय, ये काल गुजर जाएगा, ये समय गुजर जाएगा, तो न जाने कौन कब कहां खड़ा होकर फिर से मोदी मोदी का नारा लगाएगा। क्यों होता है मेरे दोस्त ऐसे? और ऐसा जब ऐसा होता ही है तो फिर रोना किस बात का? किसके लिए रोया जाए? बताइए, आप बताइए मेरे दोस्त। आपको तकलीफ होती होगी, उस मां बाप से पूछिए जिनके बच्चे आज वहां मुसीबत में फंसे हुए हैं, उस परिवार से पूछिए, उस लोगों से पूछिए जिनके अपने आज वहां दर्द से तड़प रहे हैं, मौत के बीच रह रहे हैं, पता नहीं किस किस मुसीबत को झेल रहे हैं। -8 डिग्री, -10 डिग्री तापमान में वो चल चल करके बॉर्डरों की तरफ पहुंच रहे हैं, उनको कोई व्यवस्था नहीं मिल पा रही है। लेकिन क्या ये भी भूल जाएंगे समय के साथ? ये वो बातें जो आज भारतीय जनता पार्टी इन बच्चों के लिए अयोग्यता का तगमा दे रही है, ये वो भूल जाएंगे बातें, और ये भी वही नारा लगाएंगे, मोदी का झंडा उठाएंगे। क्या कहूं, किससे अपनी तकलीफ कहूं, किससे बांटूं? मेरे दोस्त, जिन लोगों ने हजारों किलोमीटर चल करके अपनों को खोते हुए, मरते हुए, गिरते हुए, पड़ते हुए, और सबसे ज्यादा बिहारी थे उसमें। आप भी जानते हैं कि माइग्रेट लेबर सबसे ज्यादा बिहार के होते हैं, और सबसे ज्यादा बिहारी थे। हजारों किलोमीटर पैदल चले, भूख से मरे, प्यास से मरे, छोटे छोटे बच्चे दूध से मर गए, हाथ गाड़ी चला करके उसमें बैठकर परिवार को ले जाया गया। खुद को, अपने आप को बैल की जगह, एक बैल लगाकर एक बैल की जगह खुद जुत करके और जो है लेकर के अपने परिवार को लेकर गए, वो भी आपने देखा। सूटकेस पे बैठ करके लोग गए, ये भी आपने देखा। आपने हृदय विदारक वो देखा। लेकिन फिर भी जब बिहार का चुनाव हुआ तो मोदी जनता पार्टी जीत गई, जो इसके लिए जिम्मेदार थी, जो उस अव्यवस्था के लिए जिम्मेदार थी। जो आपसे तालियां, 31 जनवरी को पहला कोरोना आया था भारत में, तब से लेकर के 23 मार्च तक आपसे तालियां बजवाती रही, थालियां बजवाती रही, ड्रामे करवाती रही, और 24 मार्च को आप पर अचानक लॉकडाउन थोप दिया गया, बिना अनप्लैंड, अनवांटेड। फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ा इस देश पर, वो भी भूल गए लोग। मैं तो कह रहा हूं मेरे दोस्त, मेरे अपनों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके घरों में मौतें हुई हैं, और बड़ी भयानक मौतें हुई हैं, जिनसे उनका पूरा परिवार हिल गया है, फिर भी आज मोदी मोदी का नारा लगा रहे हैं, तिलस। और जानते हैं, इतनी बातें मैंने बताई और ये सब कहा, सब कुछ आपके सामने रखा, लेकिन वो कारण नहीं बताया मैंने कि ऐसा क्यों। ये सब कुछ, सारे दर्द, सारे गम, आज जो वहां छात्र फंसे हुए, उनके मां बाप, उनका परिवार, पता नहीं आज उनके दिल पर क्या गुजर रही है। लेकिन जैसे ही ये समय गुजरेगा, खत्म होगा, उसके बाद ये भी भूल जाएंगे, ये भी मोदी मोदी का नारा लगाएंगे। जानते हैं क्यों? यही मैं क्यों बताना चाहता हूं, मतलब सिर्फ इतना ही बताना है। यही क्यों का सवाल आपके, इसी क्यों का जवाब में सब कुछ छुपा है।
मात्र एक बात, भारतीय जनता पार्टी लोगों के बीच जाकर यह कहेगी कि मैंने मुसलमानों को टाइट कर दिया। बस बस ओवर, सब कुछ खत्म, सारे दर्द भूल गए। हिंदू मुसलमान मुसलमानों को टाइट करना, मुसलमानों में से कुछ अपराधी, मैंने कई बार आप लोगों को बता चुका हूं कि इससे सैकड़ों गुना अपराधी दूसरे हैं जिन पर नरेंद्र मोदी बात नहीं करते, लेकिन अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी और पता नहीं एक और क्या नाम है, बार बार लेते हैं वो, एक दो तीन नाम लेकर के आपको जैसे ही नाम लेंगे बुलडोजर जैसे ही दिखाएंगे, आप भी समझ जाएंगे वाह वाह, अब तो कुछ जरूरत ही नहीं है, सारे दर्द सारा गम आपका खत्म। कैसे समझाऊं आपको, जब आपके लिए एक दवा है, एक टैबलेट है, आपके सारे गम को भुला देता है, तो दूसरी कोई क्या कहते हैं कि रेमेडी आप पर काम कैसे करेगी, आपको समझ में कैसे आए? मेरी बात आपको समझ में कैसे, मैं नहीं जानता कि आप मेरी बात समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि अगर आपके दिमाग में यह चल रहा है, आप अगर एक टैबलेट खा चुके हैं, अफीम की छोटी सी गोली खा चुके हैं, हिंदू मुसलमान अफीम, आतंकवाद की अफीम, बॉर्डर सेलिंग की अफीम खा चुके हैं, तो कोई जरूरत ही नहीं है। और ये आपको पता ही नहीं है, आप जानते ही नहीं कि बॉर्डर की सेलिंग, बॉर्डर पे हमले करवाना, भारत में आतंकवादी हमले करवाना, दंगे फसाद करवाना, ये मोदी का सगल है, ये मोदी का स्पेशल स्ट्राइक है, ये मोदी का क्या बोलते हैं, सबसे पुराना हथियार है, जिससे वो मुख्यमंत्री बनने से लेकर आज तक चला रहे हैं। मात्र आपको एक छोटी सी गोली दे दी जाती है, हमने मुसलमानों को टाइट कर दिया। मेरे दोस्त, बुलडोजर दिखाया जाता है 3 आदमी के लिए, और 6 लाख आदमी, 6 लाख उनके भाई भतीजे देश को लूटकर विदेश भाग गए, उन पर कुछ नहीं होता। वो अतीक अहमद नहीं है, वो मुख्तार अंसारी नहीं है। तो आपको कैसे समझाएं? अगर आपको अफीम की एक गोली काम कर जाती है, मोदी जी की अफीम की एक गोली हिंदू मुसलमान अगर आपके दिमाग को शून्य कर देती है, आपको आपके सारे दर्द भुला देती है, अगर आपके घरों में मौत हुई, आपके पास लकड़ियां नहीं थी, अपने ही इष्ट को जला नहीं पाए, उसे गंगा के किनारे ले जाकर दफना दिया या पानी में फेंक दिया, वो बहते हुए कहीं गई, उसे कुत्ते निकाल कर खाए, वो सब कुछ आप भूल जाएंगे। बस एक गोली, हिंदू मुसलमान के अफीम की एक गोली आपके लिए काफी है, आपके लिए। चलिए दोस्त, दूसरी बात पर आते हैं कि नरेंद्र मोदी का जो नजरिया है उसको आपके सामने रखा, आप ये समझिए, लेकिन जो उनकी संवेदना है, कितनी संवेदनाएं हैं उनके साथ, अपने छात्रों के साथ, अपने ही छात्रों के साथ, अपने ही भारत की जनता के साथ, अपने ही भारतीयों के साथ, वो आप देख रहे हैं। और मैंने कहा कि ये सारे दर्द, सारे गम, आज नवीन शेखर की मौत हुई है और उनके घरों में मातम होगा, शायद कल वो भी भूल जाएं, हिंदू मुसलमान की एक गोली के चलते, एक टैबलेट के चलते, अफीम की एक छोटी सी गोली के चलते। मेरे भाई, किस दिन, कब आप जागेंगे? भारत को गुलाम इसी नाम पे बनाया गया था।
अंग्रेजों ने भारत पे राज इसी नाम पे किया, अंग्रेज भारत पर कब्जा इसी से कर पाए। आप कब समझेंगे? आप एक बार इतिहास को पढ़िए, फिर से पढ़िए। ऐसा ना हो कि, चलिए उस पर बाद में आते हैं। दूसरी बात, अब एक और बात आप समझिए। इस बीच एक घटना और हुई कि स्वामी प्रसाद मौर्य पर पथराव हुआ। बहुत बड़ी घटना हो गई, न्यूज में आ रहा है। संघमित्रा मौर्य जो भारतीय जनता पार्टी की कभी सांसद, अभी भी सांसद हैं, वो भी अब बाहर निकलकर ये कह रही हैं कि ये आतंकवादी पार्टी है, ये दंगावादी पार्टी है, ये नाम कहते हैं, सिर्फ करते हैं कुछ और, वगैरह वगैरह। जो भी कह रहे हैं आप सुन रहे हैं सोशल मीडिया में, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूं, जो कह रही हैं आप भी सुन रहे होंगे। लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला हुआ, ये कौन सी बड़ी बात है मेरे दोस्त? इस तरह के, अब जो पार्टी, जो मोदी जनता पार्टी आतंक मतलब कैराना के जरिए हिंदू मुसलमान का दंगा नहीं करवा सकी, कर्नाटक में एक हिजाब के मामले को उठा करके कर्नाटक में दंगा नहीं करवा सकी, दंगा करवा करके भारत में उत्तर प्रदेश का चुनाव जीतने का उसका प्रयास और षड्यंत्र फेल हो गया। बॉर्डरों से सेलिंग तो हो ही नहीं रही है। शायद इमरान खान अब की दोस्ती नरेंद्र मोदी से ढीली पड़ गई है, लगता है, वरना कहते कि भाई थोड़े कुछ आतंकवादी को भेज दो और थोड़ा सेलिंग वगैरह कर दो, बम वम गिरा दो, जिससे उसके नाम से हम यहां चुनाव जीत जाएं। वो भी नहीं हो पा रहा है। जब सारी चीजें नहीं हो पा रही हैं तो स्वामी प्रसाद मौर्य पर हमला, ये तो छोटी बात। कहने का मतलब ये है, ये तो इनका नेचर है, ये तो इनका कल्चर है। और प्रार्थना कीजिए एक मानव होने के नाते कि स्वामी प्रसाद मौर्य बच गए और उन्हें ईश्वर अच्छी उम्र दे, वो आगे देखें। और उनके जरिए, स्वामी प्रसाद मौर्य के जरिए, मैं ये भारतीय जनता पार्टी के उन टपंखों से बताना चाहता हूं जो आज भी झंडा लेकर मोदी जनता पार्टी का घूम रहे हैं, उनका भी एक दिन यही हाल होगा। बाहर निकल के देखें, जिस दिन बाहर निकलने की कोशिश करेंगे मारे जाएंगे और खूब दौड़ा दौड़ा के पीटे जाएंगे। तब पता चलेगा वो भारतीय जनता पार्टी क्या है, मोदी जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी तो अब रही नहीं, मोदी जनता पार्टी क्या है। और दोस्तों, ये चुनाव में हार जीत तो होती रहेगी, लेकिन एक चीज मैं आपको बता दूं। चलिए मौर्य की भी बात कर ली, अब दूसरी बात करते हैं। क्या आप समझते हैं कि नरेंद्र मोदी 71-72 साल के हो गए हैं, नियमानुसार उन्हें भारतीय जनता पार्टी के संविधान के अनुसार और नियमानुसार उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जाना चाहिए। अब तक तो इस्तीफा देकर के चले जाना चाहिए था। क्या आप मानते हैं कि नरेंद्र मोदी इस्तीफा देकर के, या नरेंद्र मोदी 2024 के बाद एटलीस्ट, या नरेंद्र मोदी अभी कभी या जब भी मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? मेरे दोस्त, एक उदाहरण देता हूं, आप इसको समझ जाओगे। नरेंद्र मोदी पूंजीवाद की उपज हैं। पूंजीवाद को समझने के लिए आपको एक उदाहरण गांव का देता हूं, आप समझ जाएंगे। भैंस होती है ना, भैंस, ऐसा गाय में के लिए भी होता है, भैंस के लिए दूध देने वाले जानवर होते हैं ना। दूध देने वाले जानवर और दूध देने वाले जानवरों को एक आम समझ लीजिए, और उसके मालिक को एक पूंजीवादी मालिक समझ लीजिए। तब आपको समझ में आएगा कि जब दूध देने वाले जानवर का बच्चा मर जाता है तो क्या करते हैं? बताइए क्या करते हैं? उस बच्चे की खाल उतार लेते हैं और उस बच्चे की खाल से उसमें भूसा भर करके एक डमी तैयार करते हैं और उसी के जरिए उस
भैंस, गाय या जो भी दूध देने वाला जानवर है, उससे दूध, उसको दिखा करके, सामने करके उससे दूध निकाला करते हैं। आपने देखा होगा, पूंजीवाद का यही स्वरूप है। और जिन पूंजीवादियों ने नरेंद्र मोदी को इतनी दूर तक पहुंचाया है, वो इसलिए थोड़ी पहुंचाया है कि नरेंद्र मोदी को क्या कहते हैं उसको, मार्गदर्शक मंडल में डालने देंगे। नहीं, नरेंद्र मोदी जीते जी मार्गदर्शक मंडल में नहीं जाएंगे, नहीं जा सकते, खुद भी नहीं जाएंगे, क्योंकि वो आदी बन चुके हैं इन अय्यासियों के जो सत्ता में रहने पर मिलती है। लेकिन वो नहीं जाएंगे मेरे दोस्त, किसी भी कीमत पे नहीं जाएंगे। और होगा क्या? अब जैसे मान लीजिए कि अगर फिर से ये प्रधानमंत्री के लिए चुनाव के लिए खड़े होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी से आवाज उठेगी कि भाई सबको 70 साल में भेज दिए, आप क्यों नहीं जा रहे हो, अब तो जाओ। उस आवाज को दबाना थोड़ा मुश्किल होगा, क्योंकि आवाज सब जगह से उठेगी। हमारे योगी जी तो सबसे पहले उठाएंगे इस बात को। तो क्या समझते हैं, नरेंद्र मोदी सबकी बात मान करके मार्गदर्शक मंडल में जाएंगे? ऐसा कुछ नहीं होगा। उसके पहले ही, मैंने पहले ही बताया है मेरे दोस्त, मैं अपने कई वीडियोस में यह बात कह चुका हूं कि उससे पहले ही 2024 के चुनाव से पहले, अभी ये जो चुनाव आ रहा है ना, इसका निर्णय आने दीजिए। अगर उत्तर प्रदेश हार गए तब तो ठीक है, अगर उत्तर प्रदेश जीत गए तो पहला मिशन और विजन इनका यही होगा कि नरेंद्र मोदी अपने आप को राष्ट्रपति बनाएंगे। सत्ता परिवर्तन हो जाएगा, उनको दर्शक मंडल में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अमित शाह को प्रधानमंत्री बना देंगे, अमेरिकन डेमोक्रेसी लागू करेंगे, जैसा कि अमेरिका और चीन चाहता है कि भारत में क्या लागू हो। जैसा कि मैंने कहा कि पूंजीवादी लोग नरेंद्र मोदी को जाने नहीं देंगे। जहां पूंजीवादी लोग खाल में भूसा भर करके दूध निकालते हैं, वहां पूंजीवादी लोग जाने देंगे? आप खुद समझिए। मैंने उदाहरण दिया, मैं किसानों को यह बात नहीं कहा। मतलब एक वो सिस्टम है जिसके जरिए बरगला करके, मतलब उनसे काम लिया जाता है। मोदी जी खुद अगर जाना चाहेंगे, रिजाइन करके अगर चाहेंगे कि मैं मार्गदर्शक मंडल में चला जाऊंगा, तो पीछे वाले जो पूंजीपति उन पर पैसा लगाए हैं वो जाने नहीं देंगे, तो इनको राष्ट्रपति बनाएंगे। राष्ट्रपति बनाकर सारे पावर राष्ट्रपति को दे देंगे। नरेंद्र मोदी आजीवन यहां सत्ता में बैठे रहेंगे। आप देखते रहिए, यही होने वाला है। मेरे दोस्त, अब आते हैं उस मुद्दे पर, असली मुद्दा जिसके लिए आप इतनी संख्या में आप जुड़े हमारे साथ और आप सुनना चाहते हैं। उस मुद्दे पर मैं बात करूंगा। अब मैं चाहता था कि आप सभी लोग जुड़ जाएं, इतने ज्यादा लोग जुड़ जाएं कि कम से कम मेरी बात लोगों तक पहुंच सके। मेरे दोस्त, और मैंने जितनी बातें एक बातें कही है, वो दिल को छू लेने वाली हैं, दिमाग को खोल देने वाली है। और अब उस मुद्दे पर आते हैं। आपको पता है कि यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की हैं, और वंस अपॉन इन टाइम यूक्रेन सोवियत रूस का हिस्सा रहा है, यानी रशिया के साथ रहा है। सोवियत रूस का एक पार्ट रहा है यूक्रेन जैसे और भी छोटे छोटे बहुत से देश जो सोवियत रूस के साथ थे। जब सोवियत रूस नंबर 1 की रेस में अमेरिका से आगे पीछे चल रहा था, अमेरिका ने साजिश की, यही पश्चिमी देश के नाटो
जिसको कह रहे हैं कि यूक्रेन की मदद करें, जो यूक्रेन मुंह उठा करके ये देख रहा है कि ये यूरोपीय नाटो हमारी मदद करे, इन्हीं के बहकावे में आकर, इसी अमेरिका की चाल में फंसकर, इसी अमेरिका की जाल में फंसकर गोर्बाचोव ने सोवियत रूस का विघटन कर दिया था। और जानते हैं क्यों हुआ था? पूंजीवाद के नाते। वहां कम्युनिज्म था और उसे तोड़ करके गोर्बाचोव को एक मिसाल के रूप में प्रस्तुत किया गया पूरे विश्व में कि गोर्बाचोव लोकतंत्र का बहाली करना चाहते हैं और लोकतंत्र के बहाने पूंजीवाद की बहाली हो रही थी, जो आज भारत में हो रही है। मैंने कहा, अभी मैंने आज लिखा है ना कि भारत से उसकी क्या समानता है। क्या भारत भी पीछे पीछे यूक्रेन की राह में चल रहा है? आप इसको ध्यान से सुनिए, तब आप समझ में पाएंगे, क्योंकि पूरे अंतरराष्ट्रीय जो डिबेटर्स हैं ना, उनकी लिमिट्स और उनका नॉलेज जो है वो जो सामने देखते हैं उसको बयान करते हैं। और मैं आपको इतिहास और वर्तमान से जोड़ करके भविष्य के बारे में बताता हूं। तो सोवियत रूस का विघटन पूंजीवादी तत्वों ने करवाया था। अमेरिका और यूरोपीय देशों के जाल में फंस करके सोवियत रूस का विखंडन हुआ था, बिखराव हुआ था, सोवियत रूस का खात्मा हुआ था। और मात्र इसलिए किया गया था सोवियत रूस का विघटन क्योंकि सोवियत रूस अमेरिका के सामने खड़ा था, चुनौती बनकर। एक साजिश के जरिए सोवियत रूस को विघटन कर दिया गया। जैसे आज भारत है, भारत के संघीय ढांचे को तोड़ते हुए अगर भारत खंड खंड हो जाए, ऐसी स्थिति वहां लाई गई थी। और वो लाई गई थी पूंजीवाद के जरिए, पूंजीपतियों के द्वारा। कैसे? पूंजीपतियों ने कहा, दुनिया के पूंजीपतियों ने, हम आपके यहां ये करेंगे, हम आपके यहां वो करेंगे, हमको ये दे दीजिए, हमको वो दे दीजिए, जैसा कि आज भारत में हो रहा है, ये लालच वो लालच। और फाइनली क्या हुआ? उनको वहां विकास नहीं करना था, रशिया में विकास नहीं करना था, सोवियत रूस में विकास नहीं करना था, सोवियत रूस को तोड़ना था, तोड़ दिया मिखाइल गोर्बाचोव के खरीद करके, मिखाइल गोर्बाचोव के जरिए, जो आज भारत में नरेंद्र मोदी के जरिए किया जा रहा है, दुनिया के पूंजीपति कर रहे हैं। इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। तो देखिए, सोवियत रूस का विघटन हो गया, यूक्रेन भी उसी में से निकला हुआ एक देश है, बहुत शक्तिशाली, बहुत प्रभावशाली, बहुत क्षेत्रफल वाला, बहुत ताकतवर, वगैरह वगैरह वगैरह। जो भी आप मीडिया में आ रहा है, आप देख रहे हैं, वो देखते रहिए। लेकिन जानते हैं, यूक्रेन पर रशिया ने हमला इसलिए किया है क्योंकि यूक्रेन आज दुनिया के पश्चिमी देशों के, नाटो या दुनिया के पश्चिमी देशों के चक्कर में आकर पूंजीवाद को अपने यहां प्रस्थापित करना चाहता है या वो उनका हिस्सा बनना चाहता है। इसलिए रशिया ने इसलिए पुतिन ने उस पर हमला किया है। जैसे मान लीजिए भारत कभी बिखराव हो गया, जैसे पाकिस्तान है, श्रीलंका है, नेपाल है, या पूरा ये आपने अगर वो नक्शा देखते होंगे, हमारे पुराने भारत का नक्शा, तो आपको भी ये पता चलेगा हमसे कौन सा देश हमारे हाथों से निकला है। अफगानिस्तान, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका वगैरह, और फिर इधर बांग्लादेश वगैरह वगैरह, ऐसी स्थिति। और चलिए, आज जिस पूंजीवाद ने भारत पर धीरे धीरे कब्जा करना शुरू किया है, जिसे प्राइवेटाइजेशन का नाम दिया जा रहा है, वो पूंजीवाद भारत में कल क्या करेगा? आज जो यूक्रेन के साथ हो रहा है वही कल भारत के साथ होगा।
क्यों? आपका सवाल जायज है, मैं उसका उत्तर देता हूं। देखिए, जब एक मरा हुआ जानवर आप अपने गांव के बाहर फेंक देते हैं तो कुछ कुत्ते उसके आसपास आकर उसे नोचकर खाने लगते हैं। लेकिन अगर उन्हें भगाने के लिए जाइए, डंडा लेकर उन्हें भगाने के लिए जाइए, तो सारे कुत्ते आप पर टूट पड़ेंगे। यह है पूंजीवाद। यानी अब इसको ऐसे समझिए, घर में भी अगर एक पालतू कुत्ता आपने रखा है, उसके सामने खाना डाल दीजिए, वो खा रहा है और उस थाली को खींचिए, वो आपको गुर्रा पड़ेगा और अगर नहीं मानेंगे तो हमला भी कर देगा, जबकि वो आपका पालतू है। यह है पूंजीवाद। अब अगर पूंजीवादियों के, पूंजीपतियों के, पूंजीवादी देशों के हितों को आप अपने अंदर थोप लेंगे, अपने अंदर डाल लेंगे, आपसे उनका फायदा होने लगेगा और कल उसी फायदे को बंद करने की कोशिश करेंगे तो वो आपको जीने नहीं देंगे। यूक्रेन का क्या हुआ? यूक्रेन को दुनिया के पूंजीवादी देश, पूंजीवादी लोग खूब बढ़ा चढ़ा करके हम तुम्हारे साथ हैं, अब तुम आगे बढ़ो, हम तुम, जैसे यहां कहते हैं ना, नारा वारा लगाते हैं, वैसे आज कोई यूक्रेन का साथ नहीं दे रहा है। कोई सामने आकर लड़ने के लिए तैयार नहीं है, यूक्रेन के साथ खड़ा होकर के रसिया से लड़े, कोई नहीं। वो कौन है जानते हैं? वो पूंजीपति हैं, पूंजीवादी हैं। और जानते हैं, यह इतिहास गवाह है कि अगर दुनिया में कोई कायर होता है, क्रूर होता है, और क्रूर हमेशा कायर होता है, क्रूर होता है तो वो पूंजीवादी होता है। पूंजीवादी हमेशा क्रूर होता है लेकिन कायर भी होता है। आज क्यों नहीं बहादुरी दिखा रहे हैं पश्चिमी देश यूक्रेन के साथ खड़े होकर लड़ने के लिए? क्योंकि इन्हीं ने उकसाया। और अमेरिका, सबसे बड़ा अमेरिका, जिसने अमेरिका से दोस्ती की, उसका नाश सर्वोपरि है। उसका नाश उसी दिन लिख लिया जाता है जिस दिन अमेरिका से वो दोस्ती करता है, चाहे व्यक्तिगत हो चाहे सामरिक हो। मेरे दोस्त, यूक्रेन उसी में से है। यूक्रेन अपनी गलतियों का परिणाम भुगत रहा है। मैं ये नहीं कहता कि रसिया जो कर रहा है वो ठीक है, मैं ये नहीं कहता कि पुतिन जो कर रहे हैं वो सही है, मैं ये नहीं कहता। मैं सिर्फ ये कहता हूं कि जब भी आप पूंजीवादी तत्वों पर, पूंजीपतियों पर, पूंजीवादियों पर, पूंजीवादी देशों पर भरोसा करके उछलने लगेंगे ना, तो आपको ऐसी जगह वो ले जाकर पटकेंगे कि पानी भी नहीं मिलेगा। यूक्रेन का वही हाल हो रहा है। आज कोई पश्चिमी देश, आप कह रहे हैं आप हथियार ले जाओ, लड़ लो, रसिया पर ये सैंक्शन वो सैंक्शन, सब जो भी हो रहा है एक ड्रामा हो रहा है। कोई यूक्रेन के साथ खड़ा नहीं है और कालांतर में कोई भारत के साथ खड़ा नहीं होगा। आप ये भूल जाइए। नरेंद्र मोदी के विदेश नीति की कीमत आपको कालांतर में चुकानी पड़ेगी। वो भी बताता हूं कैसे, मेरे दोस्त। अब आप सोचकर बताइए, आज यूक्रेन को जब जरूरत पड़ी, जिस पूंजीवादियों के बल पे, जिस पूंजीपतियों के बल पे, जिस पश्चिमी देशों के बल पे यूक्रेन ताल ठोक रहा था, आज वो गायब हो चुके हैं। यूक्रेन से उनका बस इतना ही रिश्ता था, यूक्रेन में इन्वेस्ट करेंगे, यूक्रेन से पैसा कमाएंगे, बस इतना ही रिश्ता था। जो आज भारत के साथ हो रहा है मेरे दोस्त, जिसकी चेतावनी मैं बार बार दे रहा हूं, जिसके बारे में मैं बार बार कह रहा हूं, मैं कोई ऐसी बात तो है जो मैं कह रहा हूं और जो दुनिया समझ रही है, या कम से कम दुनिया के वो पूंजीवादी तत्व, पूंजीवादियों के गुलाम समझ रहे हैं। वरना मैं एक साधारण सा आदमी हूं, मुझ पर कोई कार्रवाई करने की क्या जरूरत है?
मैं कुछ बातें कहता हूं आपसे, अगर वो बातें इतनी साधारण हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों क्यों उद्वेलित होता है ये पूंजीवादी और वादियों के गुलाम, या पूंजीवादी के वादियों के वगैरह वगैरह। दोस्त, यूक्रेन, यही प्राइवेटाइजेशन, यूक्रेन की प्रायोरिटी यही प्राइवेटाइजेशन, दुनिया के पूंजीपतियों को अपने यहां प्रश्रय देना, अपने यहां इंस्टीट्यूशन लगवाना या अपने यहां इन्वेस्ट करवाना, और फाइनली वो दुनिया के पूंजीपतियों, पूंजीवादी देशों के साथ मिलकर के वो नाटो में भी शामिल होने की कोशिश कर रहा था। यही कारण है कि यूक्रेन और रशिया का वार है। अब दो तरह से बात को देखा जा सकता है। अगर हम सोवियत रूस को नजर में रख करके कहें तो हमें यह कहना चाहिए कि यूक्रेन के साथ ऐसा नहीं होना चाहिए, और यूक्रेन को तो हमेशा हर समय रशिया के साथ खड़े रहना चाहिए। रशिया ने उनका कुछ गलत नहीं किया है। इस युद्ध के अलावा, इसके पहले इतिहास को खंगाल कर देखिए, क्या रशिया ने ऐसा कोई प्रतिबंध लगाया, ऐसा कुछ ऐसा किया हो जिससे कि यह लगे कि नहीं रशिया यूक्रेन का दुश्मन है? तो यूक्रेन को पश्चिमी देशों से मिली भगत करके, पश्चिमी देशों का हाथ पकड़ करके आगे बढ़ने की क्या जरूरत थी? और जब हम सोवियत रूस को ध्यान में रख करके अगर इस बात को आपसे कहें तो तब आप देखेंगे कि पुतिन जो कर रहे हैं शायद वो ठीक है। मैं पूरी तरह से आश्वस्त नहीं हूं अपनी बात पर, शायद वो ठीक है, इसलिए मैं शायद कह रहा हूं, क्योंकि युद्ध थोपना, युद्ध करना, युद्ध से की विभीषिका में कितना जलता है, कितने लोग जलते हैं, कितने लोग मारे जाते हैं, कितना नुकसान होता है, यह बहुत गलत है। लेकिन इसमें सारे वो एंगल्स हैं जिस कसौटी से, जिस राह से आज भारत चल रहा है मेरे दोस्त। भारत आज दुनिया के सामने अपने आप को परोस रखा है कि आइए, मुझे लूटिए, मुझसे कमाइए और जाइए। अब कल्पना कीजिए मेरे दोस्त, जब भारत इस निर्णय पर आएगा या भारत का कोई ऐसा शासन चेंज होगा और भारत यह कहेगा कि नहीं, हम आपको लूटने नहीं देंगे, नहीं, हम आपको भारत में यह काम नहीं करने देंगे, तब ये देश क्या करेंगे? तब ये देश आपको किसी न किसी से, जैसे अमेरिका और चीन दोनों का हित सधा हुआ है। चीन प्रोडक्शन कर रहा है, भारत में भेज रहा है, अमेरिका उससे कमाई कर रहा है। कल अगर ऐसी स्थिति बनती है तो अमेरिका क्या करेगा? अगर कल कोई शासक ऐसा आएगा, आपको पता होगा कि रूस हमारा पारंपरिक दोस्त था, और रूस वो दोस्त था, रशिया माने सोवियत रूस वो दोस्त था जो ये कहता था कि हम दुश्मन का दुश्मन होता है और दुश्मन का दोस्त होता है, दोस्त का दोस्त होता है और दोस्त का दुश्मन होता है, यह कहता था। यानी वो पाकिस्तान और चीन को प्रश्रय नहीं देता था। लेकिन नरेंद्र मोदी की कूटनीति के चलते, नरेंद्र मोदी के अमेरिका प्रेम के चलते, नरेंद्र मोदी के पश्चिमी देशों के प्रति झुकाव के चलते या नौटंकी के चलते, नाटक के चलते, चीन और अमेरिका की तरफ जाने के चलते रशिया ने अपनी नीति बदली। आज वो हमारा वो दोस्त नहीं है, आज वो ये नहीं कहता, आज वो ये नहीं कहेगा। आज उसने जो कभी पाकिस्तान को अपने यहां बैठने नहीं दिया, वो पाकिस्तान से दोस्ती कर लिया। जो चीन को कभी प्रश्रय नहीं दिया, साथ नहीं दिया, हाथ नहीं बढ़ाया जिसके सामने, उससे आज दोस्ती कर लिया। यह नरेंद्र मोदी की देन है।
और सबसे रिलायबल और सबसे विश्वसनीय और सबसे, अगर दुनिया में कोई अपना दोस्त था, है, अगर आगे भी सत्ता परिवर्तन हुआ, नरेंद्र मोदी जैसे पश्चिमी देशों के दलाल को हटा करके सत्ता परिवर्तन किया गया, तो फिर से रशिया हमारा दोस्त रहेगा। और एक बात, अगर रशिया ये कोशिश कर रहा है कि वो सोवियत संघ का फिर से निर्माण करे, तो गलत क्या है? आप खुद सोच के देखिए। भारतीय जनता पार्टी वाले कुछ और कह करके पुतिन का समर्थन करते हैं, मैं वो नहीं कह रहा हूं। मेरा तर्क वो नहीं है। मेरा तर्क ये है, पूंजीवाद से डटकर मुकाबला करना। और पूंजीवाद, यूक्रेन ने पूंजीवाद को दोस्त बनाया, पूंजीवादियों को दोस्त बनाया, पूंजीवादी देशों को दोस्त बनाया। आज कोई दोस्त नहीं खड़ा है। वही गलती भारत कर रहा है, वही गलती नरेंद्र मोदी कर रहे हैं। मैंने कहा कि अगर अमेरिका के हितों की अनदेखी फ्यूचर में की गई, जिन देशों ने भारत में आज इन्वेस्ट किया है, अगर उन्हें कल रोकने की कोशिश की गई या निकालने की कोशिश की गई, तो ये पूंजीवादी देश क्या करेंगे जानते हैं? चाइना को आगे बढ़ा देंगे, बोलेंगे हमला करो। चाइना भारत पे हमला कर देगा, चाइना भारत का युद्ध हो जाएगा। हम चाइना पे भारी पड़ जाएंगे, चाइना हम पे भारी पड़ जाएगा, यह बात का विषय है। लेकिन बर्बाद तो चाइना भी होगा और भारत भी होगा। उस बर्बादी के लिए मेरे दोस्त जिम्मेदार कौन होगा? नरेंद्र मोदी की नीतियां, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादी ताकतों के सामने साष्टांग दंडवत करना, नरेंद्र मोदी की पूंजीवादियों के तलवे चाटना, नरेंद्र मोदी की अमेरिका और चीन और इन सब देशों में जाकर के जो करके आए हैं उसकी कीमत चुकाना। आप इस बात के लिए तैयार रहिए कि कल भारत भी यूक्रेन की राह, आज भारत यूक्रेन की राह पे चल रहा है और कल भारत का भी यूक्रेन जैसा हाल हो सकता है। और जब भी युद्ध होगा कोई भी साथ नहीं देगा। वो जो आज मित्र होने का दावा कर रहे हैं, अमेरिका जैसे दगाबाज देश, पश्चिमी देश, इंग्लैंड, यूरोप और फ्रांस, जर्मन, जो आज ये कह रहे हैं कि अमेरिका हमारा दोस्त है और जबरदस्ती नरेंद्र मोदी गले मिला करते हैं ना, कोई खड़ा नहीं होगा। अगर हो जाए युद्ध तो चीन के साथ, और नरेंद्र मोदी जरा सी भी आंख दिखाते, लाल आंखें की बात कर रहे थे ना, जरा सी लाल आंख तो क्या, काली पीली आंख ही दिखाते तो युद्ध हो जाता। युद्ध क्यों होता है पहले यह समझने की कोशिश कीजिए मेरे दोस्त। युद्ध जब पूंजीवादी हितों को आप अपने ऊपर थोप लोगे, यानी साधारण सी बात है, अगर आप अपने गांव में अपने खेतों को किसी को दे दिया, पूंजीपतियों को दे दिया, वो उससे पैसे कमाने लगे, उससे पैदा करने लगे, उससे उनको इनकम होने लगा, और कल को बोलोगे नहीं आप हम नहीं देंगे, तो आपको बर्बाद कर देंगे, आपको खत्म कर देंगे, आपको मार देंगे, आपको तबाह कर देंगे। यह होता है पूंजीवादियों का निर्णय। लेकिन आप जानते हैं इनसे लड़ा जा सकता है, इनको परास्त किया जा सकता है, क्योंकि आप जानते हैं पूंजीवाद ही एक ऐसा, पूंजीवादी लोग एक ऐसा संप्रदाय है जो क्रूर तो होता है लेकिन कायर भी होता है। मैंने कहा आपको उदाहरण दिया था कि अगर एक कुत्ते को खाना देने दीजिए और फिर उससे छीनने लगिए तो आप पर हमला कर देगा, भले ही वो आपका पालतू है। यही होता है पूंजीपति में, पूंजीपति यही करते हैं। और कोई पूंजीपति नहीं है मेरे दोस्त, इट्स अ पावर ऑफ मनी, मतलब पावर ऑफ सिग्नेचर। ये कभी और आपको बताएंगे कि मतलब अगर भारत में कोई कहता है कि अडानी अंबानी दुनिया के पूंजीपति हैं, ये इस लेवल पे हैं उस लेवल पे हैं, मैं आपको साबित कर सकता हूं कि उनकी औकात एक कटोरा खरीदने की नहीं है।
वर्चुअली आपको एक एक पॉइंट बता करके मैं साबित कर सकता हूं। पावर है उनके पास, अधिकार है उनको, बैंकों से पैसा जितना चाहे ले लें, इंस्टीट्यूशनों से पैसा जितना चाहे ले लें और जैसे चाहे खर्च कर लें, ये अधिकार है। इसी के लिए आपके, और वो भी आपका पैसा है, आपके पैसे पर ये सत्ता उनको ये अधिकार देती है। इसीलिए हम कहते हैं ये राजनीति दलालों की है। मेरे दोस्त, थोड़ा और इस बारीकी को समझ लो, फिर हम आपको अंत की ओर ले चलेंगे कि भारत क्यों यूक्रेन की राह पे चल रहा है। मैं ये बताने की क्यों कोशिश किया मेरे दोस्त, जब पूंजीपतियों का, पूंजीवादी देशों का, पूंजीवादी लोगों का हित कहीं जुड़ जाता है तो अपना हित तो वो साधते रहते हैं जब तक मिलता है, और जब लगता है कि अब इस कोई हित नहीं है तो उसे छोड़ देते हैं मरने के लिए। अगर इस युद्ध के लिए कोई जिम्मेदार है, यूक्रेन और रशिया में जो युद्ध हो रहा है उसके लिए अगर कोई जिम्मेदार है तो वो है अमेरिका, चीन वगैरह वगैरह वगैरह। चीन तो अभी रशिया से हाथ मिलाया हुआ है अंदर अंदर, ऐसा नहीं। अमेरिका, इंग्लैंड, जो नाटो के देश हैं, समझ गए आप? और वही नाटो के देश, आप समझो, मैं आगाह आपको क्यों कर रहा हूं, वही नाटो के देश आज भारत को अपने चंगुल में ले रहे हैं। यानी मैंने कहा था एक उदाहरण कि अगर एक मरा हुआ जानवर बाहर ले जाकर फेंक दो और उस पर कुछ कुत्ते अगर उससे अपना भोजन कर रहे हैं और उनको हटाने की कोशिश करो तो आप पर टूट पड़ेंगे। यही है पूंजीवाद, यही है ये लोग, यही है पश्चिमी देश। ये आपके हित के लिए नहीं है, ये आपके लिए नहीं है, ये अपने हितों के लिए लड़ते हैं। और पूंजीवाद तो इतना खतरनाक होता है, उसको कुत्ते से नहीं जोड़ सकते, उसको भेड़िया कहना चाहिए। तो भेड़िए कितने एग्रेसिव होंगे, कितने खतरनाक होंगे और आप पर कैसा हमला करेंगे, आप खुद सोच के देखिए। आज जिस गलती को नरेंद्र मोदी चाइना को प्रोजेक्ट दे रहे हैं, अमेरिका को, चाइना को, दुनिया के देशों को, मैंने बार बार कहता हूं ये काम चाइना कर रहा है, वो काम चाइना कर रहा है, वो काम आप भी जानते हैं। ये सारी परिस्थितियां जो नरेंद्र मोदी बिछा रहे हैं, या डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपको लगेगा कि ये अडानी कर रहे हैं, ये अंबानी कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके पीछे जब देखेंगे तो कोई वॉलमार्ट खड़ा होगा, कोई अमेजॉन खड़ा होगा, कोई अलीबाबा खड़ा होगा, अंतरराष्ट्रीय पूंजीपति खड़े होंगे। तो जब उनको यहां से कमाने के लिए उनके हितों को यहां से जोड़ दिया जाएगा, जब कल उनसे वो थाली छीनी जाने लगेगी, जाने की कोशिश की जाएगी, तो इसी तरह युद्ध की विभीषिका में भारत को भी झोंक देंगे वो। यानी भारत का भी वही हाल होगा जो आज यूक्रेन का हो रहा है। अमेरिका या अमेरिका जैसे नाटो के देश या पश्चिमी देश, नरेंद्र मोदी ने रसिया से दूरी बनाकर अमेरिका की प्रति झुकाव करके देश को बर्बादी की कगार पर लाए हैं, एक गलत नीति पर गए हैं। अंतरराष्ट्रीय जो कूटनीति उनकी थी वो बहुत ही घटिया और गलत है, गलत राह पर है, जिसका बहुत भयानक परिणाम देश को भुगतना पड़ सकता है। और एक बात, ये बात आप मान के चलिए, हम अपने बल पर चाहे जितना लड़ लें, चाहे अमेरिका आ जाए, चाहे चीन आ जाए, चाहे कोई भी देश आ जाए, हम अपने बल पर जितना लड़ लें, लेकिन कोई भी साथ नहीं देगा, कोई भी साथ नहीं देगा हमारे साथ लड़ने के लिए, क्योंकि ऐसी परिस्थितियां नरेंद्र मोदी ने खड़ी कर दी है। अपने सबसे करीबी दोस्त सोवियत रूस को या रशिया को अपने से दूर कर दिया है। अमेरिकन कंट्रीज या ये यूरोपीय देश, ये किसी के नहीं होते और ये कभी किसी के नहीं होंगे। और खास करके अमेरिका, जो अमेरिका से दोस्ती किया वो समझ लो गया, उसका अंत शुरू हो जाता है उसी दिन जिस दिन वो अमेरिका की तरफ हाथ बढ़ा करके हाथ मिला लेता है। और भारत ऐसा कर चुका है।
नरेंद्र मोदी के जरिए। अगर आप अंतर्राष्ट्रीय बातों को समझते हैं, अंतर्राष्ट्रीय बातों को समझने की कोशिश करते हैं, समझ सकते हैं, तो इसके जरिए समझिए। और अगर आप समझ रहे हैं तो लोगों तक इस बात को पहुंचाइए। कम से कम लोगों में जागरूकता आनी चाहिए कि नरेंद्र मोदी गलत हैं, और उन्हीं पूंजीवादियों द्वारा थोपे गए नरेंद्र मोदी। मैंने ये बात इसीलिए पहले बताई, फिर उसके बाद आपको पूंजीवाद की जो विभीषिका है उसको बताया, और परिणाम बताया यूक्रेन को। ये सारी बातें इसलिए बताई क्योंकि नरेंद्र मोदी मार्गदर्शक मंडल में जाने वाले नहीं है मेरे दोस्त। नरेंद्र मोदी जब तक जिएंगे तब तक इस देश पर एक छत्र राज करेंगे, इसके लिए लाए गए हैं। नरेंद्र मोदी तो लाए गए, नरेंद्र मोदी तो शिखंडी हैं। उनके पीछे जो पूंजीवादी तत्व खड़े हैं वो इनडायरेक्टली राज करेंगे। उन्हें मार्गदर्शक मंडल में आप अगर जा सकते हैं तो जाके दिखाइए। क्या जाएंगे? अभी ये आपकी गलती, अगर आप उत्तर प्रदेश में ये गलती करते हैं, ये दोहराते हैं, अगर फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हैं, तो परिणाम 2-3 महीने 5 महीने के अंदर ही आपके सामने आ जाएगा। मुझे याद करना, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। उस समय ये वीडियो चलाकर सुन करके याद करना कि मैंने कुछ कहा था आपसे। देश को अगर कोई खतरा है तो है पूंजीवाद से, और उस पूंजीवाद के मतलब पूंजीवाद की पैदाइश है नरेंद्र मोदी। वो एक शिखंडी हैं। उनसे ये समझिए कि जिस आपकी लड़ाई पूंजीवाद से, आपकी लड़ाई नरेंद्र मोदी से नहीं है। वो नरेंद्र मोदी की जगह किसी और का इस्तेमाल कर लेंगे। जो भी आएगा हम उसके खिलाफ यही बात आपको तब भी बताएंगे अगर वो वही काम करेगा जो नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन। मेरे दोस्त, आज हमारे छात्र, शुरू किया था इस विषय से और खत्म करूंगा इसी विषय पर, हमारे छात्र अगर विदेशों में, यूक्रेन में फंसे हुए हैं तो उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं। हमारे यहां शिक्षा व्यवस्था नहीं है, शिक्षा का कोई साधन नहीं है। लोग शिक्षा लेने या डॉक्टर बनने की इच्छा से, इंजीनियर बनने की इच्छा से दूसरे देशों में जाकर पढ़ाई करते हैं। अगर वो व्यवस्था अपने देश में हो तो क्यों जाएं? और नरेंद्र मोदी ने इन 7 सालों में कुछ भी नहीं किया है शिक्षा के लिए, बल्कि उस तंत्र को जो था उसको भी बर्बाद किया है। यह आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं। वर्चुअल यूनिवर्सिटी जरूर बना दी, जियो यूनिवर्सिटी, उसको मान्यता भी दिलवा दी, उसको क्या बोलते हैं, इनाम भी दे दिया वगैरह, बेस्ट यूनिवर्सिटी का सब कुछ कर दिया, सब कुछ वर्चुअल। मेरे दोस्त, जाते जाते, चलते चलते फिर एक बात, अगर ये मानते हैं कि ये आपका देश है और आपकी जिम्मेदारी है, तो आप व्यक्ति पर मत जाइए। चाहे वो मोदी हो, चाहे वो योगी हो, चाहे वो कोई भी हो, किसी पर मत जाइए। देश हित को ध्यान में रखिए और उसको ध्यान में रखकर वोट दीजिए। आज पूंजीवाद जैसे भेड़िया, पूरे भेड़िया का एक बहुत बड़ा समूह भारत के चारों तरफ मुंह बाए खड़ा है, भारत में घुसने के लिए, भारत को नोचने के लिए, भारत को लूटने के लिए। आप चाहें तो बचा सकते हैं, और उसका एकमात्र रास्ता है नरेंद्र मोदी का सत्ता से बेदखल होना, सत्ता से हटना। और यह तभी संभव है जब नरेंद्र मोदी नहीं रहेंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता छोड़ देंगे, नरेंद्र मोदी सत्ता से हट जाएंगे, जो कि असंभव सा दिखता है। और वो असंभव सिर्फ इसलिए है मेरे दोस्त, क्योंकि आप घूम फिर करके मुसलमानों को मोदी ने टाइट कर दिया। बस हम तो इसी से खुश हैं। मेरे दोस्त, यह देश जब गुलाम होगा,
यह देश जब दूसरों के सामने घुटनों पर गिर जाएगा, यह देश जब बर्बाद हो जाएगा, उसमें हम भी होंगे, आप भी होंगे, हिंदू होंगे, मुसलमान होंगे, कोई नहीं होगा, पूरा देश गुलाम होगा। क्या चाहते हैं आप? नरेंद्र मोदी के छद्म जाल में फंसकर मुसलमानों को टाइट करना चाहते हैं या इस देश को बचाना चाहते हैं? आपने खुद ही देख लिया कि नरेंद्र मोदी एक मुद्दे के अलावा, हिंदू मुसलमान के मुद्दे के अलावा आपके सामने लेकर कोई ऐसा मुद्दा नहीं आए हैं। विकास का, गरीबी का, बेरोजगारी का, महंगाई का, भूखमरी का, किसी पर तो बात ही नहीं करते। करते हैं? अगर करते हैं तो बताइए। नहीं करते कहने का मतलब कुछ नहीं किए हैं। उन्हें पता है कि आपको अगर एक छोटा सा टुकड़ा अफीम का खिला दिया जाएगा हिंदू मुसलमान का, तो उतना ही काफी है आपके लिए, वो ही ओवरडोज हो जाएगा, उतने में ही आप मस्त हो जाओगे और उतने में ही नारा लगाओगे, उतने में ही वोट दे जाओगे। काम क्यों करेंगे? नरेंद्र मोदी इतने निरंकुश क्यों हो गए? नरेंद्र मोदी इतने तानाशाह क्यों हो गए? आपने बनाया, आपने उन्हें हिंदू मुसलमान का अफीम खा करके आपने उन्हें इतना निरंकुश होने दिया। आपके लिए मुद्दा महत्व नहीं रखता था, आपके लिए सिर्फ हिंदू मुसलमान महत्व रखता था। और आपके इसी कमजोरी का फायदा उठा करके नरेंद्र मोदी इतने तानाशाह हो गए। आप सोच के देखिए मेरे दोस्त, नरेंद्र मोदी की तानाशाही आपको नहीं दिखती। 700 किसान मारे जाते हैं, शहीद होते हैं, उन्हें किसान नहीं मानते, उन्हें शहीद नहीं मानते, उन्हें किसान नहीं मानते, उन्हें इंसान नहीं मानते, उन्हें संसद में श्रद्धांजलि तक नहीं देने देते। उन्हें रौब, किसानों को रौब देने वाला टेनी अभी भी मंत्री है। उसका बेटा दफा 302 का मुजरिम कातिल जेल से बाहर है। आपको कुछ नहीं लगता यह तानाशाही? आपको कहीं से, किसी एंगल से गलत नहीं लगता? और अगर नहीं लगता तो क्यों नहीं लगता? क्योंकि आपने एक गोली खा ली है, छोटी सी, हिंदू मुसलमान की। मेरे दोस्त, आग लगेगी तो पूरा जहां बर्बाद होगा। उसमें मैं किसी साहिब रायर का ज्यादा नहीं पढ़ता, कि उसमें मेरा ही मकान थोड़ी है। कहने का मतलब कि हम अकेले नहीं हैं, सब जलेंगे। दोस्त, मेरे ख्याल से मैं समय से ज्यादा, जितना समय लेना चाहिए मैं उससे भी ज्यादा समय आपका ले चुका हूं और आपको अपनी सारी बातें बता चुका हूं। मेरे दोस्त, जाते जाते मैं बस आपसे यही विनती करूंगा कि आप पहले तो इंसान बनिए, एक जिम्मेदार इंसान बनिए, गैर जिम्मेदार नहीं। आप हिंदू मुसलमान की घुट्टी मत पीजिए। अपने देश को बर्बाद होने से बचाइए, अपने देश को फिर से गुलाम होने से बचाइए। आज पूरी दुनिया अगर ताकत लगा ले तो यूक्रेन को नहीं बचा सकता। यूक्रेन फिनिश। अब यूक्रेन हजारों साल तक अपने आप को खड़ा करने में ही गुजर जाएगा। और जानते हैं यूक्रेन किसके गलती की कीमत चुका रहा है? मिखाइल गोर्बाचोव के, जो आपके नरेंद्र मोदी आज हैं। मिखाइल गोर्बाचोव ने पूंजीवाद को अपने देश में लाने के लिए सोवियत रूस को खंडन कर डाला। इन्हीं अमेरिका के कहने पे, अमेरिकी पूंजीपतियों के कहने पे, नाटो और इन्हीं सब देशों के कहने पे रशिया सोवियत रूस का विघटन कर दिया था। उसकी कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है। नरेंद्र मोदी की तरह अपने उस महत्वाकांक्षा की कीमत आज यूक्रेन चुका रहा है मेरे दोस्त, कि हम तो पश्चिमी देशों के साथ, हम अमेरिका के बगल में जाके खड़े होंगे, हम इंग्लैंड की बगल में जाके खड़े होंगे, हम जर्मन के बगल में जाके खड़े होंगे। उसकी कीमत भारत चुकाएगा। आज
भारत की इंडस्ट्री, भारत का उत्पादन, भारत की जीडीपी सब कुछ तबाह हुई पड़ी है। उसके लिए जिम्मेदार नरेंद्र मोदी हैं, उनकी नीतियां हैं। चलिए, काले धन और ये सब वो सब और भी बहुत सी बातें हैं जिन पर मैं कभी और बताऊंगा मेरे दोस्त। लेकिन आज जो मैं कहना चाहता था वो ये कि हमारी पूरी संवेदना, हमारी पूरी हमदर्दी, हमारा पूरा दर्द है अपने उन यूक्रेन में फंसे छात्रों के साथ। और देश को, सत्ता को, जिसको भी है, जिसमें भी वो कुवत है, वो चाहे उन्हें बचाए। कुछ भी हो सकता है। और यहां यूक्रेन और रशिया का गीत गाने से कोई मतलब नहीं है। सबने अपनी अपनी, मतलब यूक्रेन ने जो किया है उसकी कीमत आ चुका। यूक्रेन के कुछ नेता, यानी जो अभी कौन है, जेलेंस्की, उनको भी बड़ा शौक चढ़ा अमेरिका से दोस्ती करने का, अमेरिका नाटो में शामिल होने का, वगैरह वगैरह। परिणाम देख लीजिए। और एक व्यवस्था, एक विस्तार जो सोवियत रूस का था, अगर उसको स्थापित करने के लिए पुतिन आगे बढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, तो उसे मैं बहुत गलत नहीं मानता। लेकिन युद्ध तो युद्ध होता है, युद्ध नहीं होना चाहिए। और इस युद्ध की बर्बादी की कीमत अब कम से कम हजारों साल तक, कम से कम यूक्रेन तो उस जिस स्टेज पर यूक्रेन था उस स्टेज तक तो नहीं पहुंच सकता। और एकमात्र एक जोकर की गलती से, जानते हैं जेलेंस्की कौन थे? जेलेंस्की एक स्टैंड अप कॉमेडियन थे, अभी राष्ट्रपति हैं, जो भी हैं वहां के। तो एक जोकर की जोकराई के कारण एक देश तबाह हो रहा है, अविवेकशील निर्णयों के कारण। और मैं हमेशा पश्चिमी देशों के खिलाफ बोलता हूं, खिलाफ रहता हूं। अमेरिका जैसे लोगों को मैं अछूत मानता हूं, अमेरिका जैसे देशों को। आपको पता होगा कि कौन सी एक दवा थी मलेरिया की, वो देने में देरी किया तो अमेरिका का प्रेसिडेंट धमकी तक देने लगा भारत को। भारत की यही औकात, भारत की यही इज्जत है अमेरिका की निगाह में। वो दुनिया से ऐसे ही व्यवहार करता है। कहने का मतलब ना, गांव में कहते हैं ना, ऐसे लोगों से दोस्ती और दुश्मनी दोनों गलत होती है। यूक्रेन कर चुका है। जो दोस्त होता, जो उसका अपना था, रशिया, उसका साथ छोड़कर वो बाहर से दोस्ती करने गया, परिणाम सामने है। लेकिन फिर भी हमारी पूरी भावनाएं, पूरी संवेदनाएं, पूरी क्या कहते हैं, पूरा आशीर्वाद उन बच्चों के साथ है जो आज वहां फंसे हुए हैं। जो सौभाग्यशाली बच्चे आ गए, उन्हीं की तरह मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि जो बच्चे वहां हैं वो भी इन्हीं बच्चों की तरह सौभाग्यशाली हों और वापस आ जाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।